नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीडीएम एजुकेशन हब। मैं हूं सचिन और ये है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट थर्ड। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे कल्चर, लैंग्वेज, फोक सॉन्ग्स और रोमांटिज्म ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये टॉपिक बेटा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का हार्ट है, दिल है। तो ध्यान से सुनना और बहुत तरीके से नोटबुक लेके लिख लेना अगर तुरंत कुछ लिखना हो, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। और अगर इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखें। और आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट थर्ड। तो सबसे पहले बिफोर यूरोप बिफोर नेशनलिज्म, ये सर मैंने पार्ट फर्स्ट में भी आपको बताया था कि नेशनलिज्म से पहले यूरोप कैसा था। तो मैंने पहले भी ये चीजें बताई थी कि यूरोप के अंदर नेशन स्टेट्स नहीं थे। नेशन स्टेट क्या होते हैं सभी कमेंट करके बताइए। जिसने पार्ट सेकंड देखा है शायद पार्ट सेकंड में समझा है नेशन स्टेट क्या होते हैं। तो नेशन स्टेट नहीं थे बिफोर नेशनलिज्म से पहले। क्या थे वहां पर? सिर्फ राजा का रूल चलता था, यानी मोनार्की चलती थी। मोनार्की मोनार्की थी। कोई लीगल सिस्टम नहीं था। सिर्फ किंग्स थे, लोकल किंग्स जो अलग अलग जगह पे राज करते थे। ना कोई लैंग्वेज थी कॉमन, कहीं पर नोबल्स राज कर रहे थे, कहीं पे डिक्टेटर चल रहा था। सब पे अलग अलग चीजें चल रही थी। लोगों ने अपने आप को इटालियन, जर्मन, फ्रेंच जैसे समझा। दे आइडेंटिफाई विद देयर रीजन, लैंग्वेज एंड कॉस्ट्यूम एंड कल्चर। मतलब एक ही जर्मनी एरिया में 200 प्लस स्टेट्स थे। समझ रहे हो? मतलब छोटा सा जो जर्मनी है उसमें 200 प्लस स्टेट। मतलब अगर वो एक ना होते तो आज जर्मनी के 200 हिस्से हो रहे होते। तो उन्होंने उस टाइम अच्छे कदम उठाए तो आज जर्मनी एक है। ऐसे ही अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ भी 500 प्लस स्टेट्स थे, डिवाइड थे। हमने भी अच्छे कदम उठाए, इसलिए ही आज हम भी यूनाइटेड है। नहीं, हमारे भी छोटे 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 अलग अलग टुकड़े हो रहे होते। तो अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जर्मनी के अंदर 200 प्लस 200 प्लस स्टेट में डिवाइड थे। और एक एक स्टेट की अपनी अपनी करेंसी चलती थी। नोट्स, करेंसी जो भी थे, सबके अपने अपने रूल्स थे, अपने अपने टैक्सेस थे। कोई भी एक दूसरे को फॉलो नहीं करता था। तो यहां से ये जो चीजें हैं वो ये मैं फिर से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि देखो, पॉलिटिकल जो चीज है वो तो बाद में आई, कि पॉलिटिकल यूनिटी तो बाद में आती है, ये हम आगे भी समझेंगे। लेकिन पॉलिटिकल से पहले आता है कल्चर, जो कि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कई बार मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कई बार पूछा गया है। तो जो कल्चर है वो सबसे पावरफुल क्या है? कल्चर जो है वो पावरफुल यूनिटी फोर्स है। यूनिटी फोर्स यानी एक ऐसी चीज जो लोगों को जल्दी से जल्दी एक साथ लेके आए। किस बेसिस पे? होता क्या है कल्चर में, ये कई बार पूछ लिया जाता है। भाई कल्चर में कुछ चीजें हैं जो आती होंगी। क्या आती हैं वो चीजें? सबसे पहले लैंग्वेज। भाई लैंग्वेज। दूसरा फोक सॉन्ग्स। फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, पोइट्री, म्यूजिक, फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस, परंपराएं। तो ये सारी चीजें, लैंग्वेज, फोक सॉन्ग, फोक टेल्स, पोइट्री, म्यूजिक, फेस्टिवल, ट्रेडिशन, ये आती है कल्चर के अंदर। और ये जो इतनी सारी जो चीजें कल्चर में आ रही है,
जब पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी ना, तब ये काम आई लोगों को एकता, लोगों के अंदर एकता डालने के लिए। तो इस चीज को ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। एक छोटी सी चीज इमेजिन करो कि आप एक देश के वासी हैं, आप एक ही तरीके के सॉन्ग सुन रहे हैं, एक ही तरीके की खाना खा रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो क्या होगा भाई? आपके अंदर एक यूनिटी आ जाएगी कि ये भी यार मेरे जैसा ही है, एक ही वही इंसान है। मतलब तुम्हारी ना कभी लड़ाई होगी ना कुछ होगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक यूनिटी पैदा हो गई। तो ये जो काम किया ना यूनिटी पैदा करने का, वो इस कल्चरल ने किया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट चीज जो आप आगे पढ़ेंगे, द राइज ऑफ रोमांटिज्म, जो कि पेपर में 1-2 नंबर का कई बार बार रोमांटिज्म की डेफिनेशन पूछी हुई है, रोमांटिज्म क्या होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे द राइज ऑफ रोमांटिज्म। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रोमांटिज्म क्या होता है। तो रोमांटिज्म होता क्या है, सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि रोमांटिज्म एक कल्चरल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट था। क्या था? रोमांटिज्म एक कल्चरल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट, जिसके अंदर पोएट्स, राइटर्स, आपके जो भी म्यूजिशियंस थे, पेंटर्स, उन्होंने इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। अब रोमांटिज्म में और उनका आइडिया क्या था? वो बोलते थे कि जो नेशन है ना, नेशन इज नॉट जस्ट टेरिटरी। ये देखना बेटा ध्यान से, नेशन इज नॉट जस्ट फॉर टेरिटरी और रूलर्स, ए नेशन is its people, their culture, their territory, their history और their emotion। फिर से देखना इसको ध्यान से कि एक नेशन है ना, वो एक टेरिटरी नहीं है, या फिर एक ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ राजा है रूल्स कर रहे हैं, नहीं। एक जो नेशन है ना, हमारा जो नेशन, वो हमारे लोग हैं, हमारा कल्चर है, हमारा हिस्ट्री है और हमारा इमोशन है। तो इसके वो ये समझते थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इनके आगे मूवमेंट्स में और यूरोप को आजाद कराने में, नेशनलिज्म फैलाने में, जो कि जो रोमांटिज्म है उसने नेशनलिज्म को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया लोगों के अंदर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आगे हम देखेंगे एक आदमी, अब आगे हम पढ़ेंगे जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट। रोमांटिज्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नेम है जॉन गॉटफ्राइड हर्डर का। क्यों? कौन थे? इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक जर्मन फिलोसफर थे। उन्होंने एक बड़ा आइडिया दिया। और वो क्या आइडिया देंगे? उन्होंने बोला कि ट्रू जर्मन कल्चर is found
among the common people। उसने ये बोला कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो कॉमन लोगों में मिलेगा, ना कि आपके महलों में। महलों के इन द सेंस कि ना कि कोई राजा महाराजा के पैलेसों में नहीं मिलेगा। जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो मिलेगा कॉमन लोगों के बीच में। आप वहां जाएंगे तब पता चलेगा कि ट्रू जर्मन कल्चर क्या है। अगर आप जाएंगे राजा के पास तो वहां से तो नहीं पता चलेगा आपको। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, ही से रियल कल्चर इज नॉट इन द रॉयल पैलेस। रियल कल्चर कहां था, वो भाई तुम्हारे ट्रेडिशन में था, फोक सॉन्ग में था, तुम्हारे कल्चर में था, वहां पर है, म्यूजिक में है, लोगों के में, जो वहां के लोकल लोग हैं। हमारे महलों में नहीं मिलेगा जाके ये चीज। जर्मन ने एक सिंपल सी बात बोली कि अगर तुम्हें ये लोगों को यूनाइट करना है, जर्मनी को यूनाइट करना है, तो तुम्हें वहां के जो लोकल ट्रेडिशंस हैं, लोकल कल्चर है, उसको प्रमोट करना पड़ेगा। बिना प्रमोट किए आप नहीं कर सकते कुछ भी। प्रमोट वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोगों ने भाई सुनना शुरू किया, इसलिए रोमांटिज्म ने नेशनलिज्म का जो बेस है वो बनाया। ये हो गया, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि फोक कल्चर बिकम नेशनल आइडेंटिटी। कैसे फोक कल्चर वहां का एक नेशनल आइडेंटिटी बन गया। कैसे बना कि रोमांटिज्म आर्टिस्ट ने फोक कल्चर को आइडेंटिटी बनाया। कैसे बनाया, जो जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट है ना, उन्होंने मिलके क्या किया, फोक कल्चर को वहां का नेशनल आइडेंटिटी बनाया। कैसे बनाया, क्या क्या आ गया उसमें, फोक टेल्स, लोकल स्टोरीज, और अपना ट्रेडिशनल म्यूजिक, और विलेज डांस। अब ये सब चीजें वहां के लोगों को कनेक्ट करती हैं, एक बनाती हैं। इस वजह से वहां की ये क्या बनी, नेशनल आइडेंटिटी बनी। एग्जाम्पल की बात हम अगर करें, जब हम कहानियां सुनते हैं, कहानियां सुनाते हैं ना, ब्रेवरी की, कि उसने ये किया, उसने वो किया, वो इतना बहादुर था, ये हमारे देश का था, उसने हमारे लिए ये किया, मतलब हम ब्रेवरी की बात कर रहे हैं, स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, तो उसको हम दिखा रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स में, इनमें क्या करता है, एक भावना पैदा करता है अंदर से, एकता की, कि यार मैं भी करूंगा, यार उसने किया। तो यही सब चीजें उनको आगे बढ़ाती है, मोटिवेट करती है। तो यही मोटिवेशन की वजह से उनको प्रेरणा मिली कि हम क्या है, हम भाई एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं। तो यही सारी चीजें आ जाती हैं बस इसमें। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, केस स्टडी कर लेते हैं। पोलैंड एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कल्चर नेशनलिज्म को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। कौन बताता है, पोलैंड बताता है हमें। क्यों, क्योंकि भाई जब पोलैंड, पता है पोलैंड क्या हुआ था, पोलैंड की एक सिंपल स्टोरी है भाई। पोलैंड को तीन में डिवाइड कर दिया गया था, मतलब तीन लोगों ने पोलैंड के ऊपर, तीन देशों ने पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था। किस किसने कर लिया था, रसिया, पुरसिया, और अपना ऑस्ट्रिया, इन्होंने कब्जा कर लिया पोलैंड के ऊपर। और पोलैंड पे कब्जा किया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, कर लिया, क्या हो गया भाई, कर लिया, ताकतवर थे, कर लिया। लेकिन किया, अब अपनी ही चीजें थोपने लग गए उनके ऊपर, कि वहां के लोगों की जो लैंग्वेज थी वो बैन कर दी, वहां के ट्रेडिशनल बैन कर दिए, वहां के गाने वाने, मतलब वहां तो सब खत्म, जो पोलिश भाषा वहां पर बोली जाती थी बैन कर दी गई रसिया के द्वारा, कि नहीं भाई हमारी लैंग्वेज चलेगी यहाँ पे, क्योंकि अब हमारा राज है यहाँ पे। ठीक है लोगों ने सहा थोड़े दिन, लेकिन नहीं, कब तक सहेंगे।
लोगों को कब तक तुम कहोगे कि सहो? यहां तक कि पोलिस के स्कूल में भी, पोलैंड के स्कूल में भी पोलिश लैंग्वेज बैन कर दी गई थी। एक ही भाषा चल रही थी, चलो भाई रसिया पढ़ो। क्यों पढ़ो रसिया भाई? घर का राज है, कोई भी आ जाता है। अब चल भाई, अब हमारा राज है, ये पढ़ो, अब हमारा राज। अरे वहां के लोगों को भी तो कोई सुनो। ठीक है तुमने कब्जा कर लिया, पर उनको कोई भाषा नहीं आती, उनको तुम जबरदस्ती पढ़ाओ। ये कोई, लेकिन इन लोगों ने भी एक ऐसी चीज की, गांधी जी सुना है? सबने नाम सुना होगा ना गांधी जी का। इंडिया में किस लिए आता है, फेमस किस लिए है? कि भाई बिना हथियार नहीं उठाई उसने कभी भी, गांधी जी ने कभी हथियार नहीं उठाए, इसलिए तो फेमस थे। कि भाई एक गाल पे मारोगे दूसरा आगे कर दो, कोई बात नहीं। ऐसे ही इन्होंने भी बिना वेपन के, पूरे देश ने बिना वेपन के लड़ाई लड़ी। कैसे लड़ी वो देख लेते हैं एक बार। तो भाई ये तो मैंने बता दिया सारी चीज। चलो, यहां पर एक आदमी था जिसका नाम है कैरोल कुरपिंग्स, जो कि एक कंपोजर था। क्या था? कंपोजर। उन्होंने पोइट्री के अंदर म्यूजिक कंपोज किया। क्या किया इन्होंने? म्यूजिक को कंपोज किया, कंपोजर था। जिससे लोगों के अंदर यूनिटी आई। अब सुनेंगे तो वो देशभक्ति, वही है, देशभक्ति जगाने के लिए इसने ये सब किया। तो उससे क्या हुआ? लोगों के अंदर यूनिटी आई कि हम भाई एक हैं, अलग तो करके दिखाओ कोई। तो वही यूनिटी इसने जगाई, लोगों को गाना सुना के, पोइट्री के थ्रू। अब यहां पर, ये तो चलो इसने किया जो किया। अब लोगों ने क्या किया? यहां पर ये थे पोलिस चर्च थे यहां पर। अब लोग जाते थे यहाँ पर, इकट्ठा होते थे, और यहाँ पर सिर्फ जो भी चीज होती थी वो पोलिश लैंग्वेज में करते थे ये लोग। भाई बाहर तो बैन थी, पर हाँ अपने आपस में तो कर ही सकते हैं ना, उसमें कौन मना करेगा। तो चर्च में जाते थे अपने यहाँ पर, और अपनी भाषा में चीजें करते थे। कौन सी भाषा बोली जाती थी? पोलिश भाषा बोली जाती थी। अब चलो, इससे और क्या पता चलता है कि लोग यहाँ जाते थे तो ये लोगों का एक यूनिटी सेंटर बन गया। यार अपने लोग मिलेंगे यार, वहां पर चलते हैं यार, अच्छा लगेगा, मजे आएंगे। तो ये क्या बन गया? एक ये यूनिटी सेंटर बन गया। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है ये चर्च के बारे में, ये केस स्टडी पोलैंड के बारे में। तो ध्यान से सुन लेना, तो बाद में मत कहना सर आपने नहीं पढ़ा, अपन पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या बन गया? एक यहाँ पर लोग जाते थे, इकट्ठा होते थे, मास गैदरिंग होती थी यहाँ पर, पोलिश लैंग्वेज में अपनी चीजें करते थे सारी। और एक लोगों के लिए क्या बन गया? यूनिटी सेंटर बन गया। तो ये हो गया एक केस स्टडी। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से सुन लेना कि वाई कल्चर वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन, टॉपिक भी है और क्वेश्चन भी है, पॉलिटिक्स। क्वेश्चन क्या रहेगा? वाई कल्चर वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन पॉलिटिक्स। भाई ऐसा क्या कर दिया कल्चर ने कि पॉलिटिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? कुछ तो क्या होगा। क्या किया? तो मैंने ये पहले भी तुम्हें समझाया जब हम शुरू कर रहे थे कल्चर, कि पॉलिटिकल जो यूनिटी है ना लोगों में, पॉलिटिकल यूनिटी वो बाद में आई, लेटर। क्योंकि लोग डिवाइडेड थे, पॉलिटिकल के बेस पे तो डिवाइड थे लोग। तो पॉलिटिकल यूनिटी तो बाद में आई, पहले आई थी कल्चर की यूनिटी। कौन सी यूनिटी आई थी? कल्चरल यूनिटी। तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों के अंदर वो जो नेशनलिज्म की भावना है, देशभक्ति की भावना है, वो तो कल्चरल यूनिटी ने डाला, इसलिए इंपॉर्टेंट है कल्चर यूनिटी। क्यों? वाई?
देख लेते हैं ये भी कुछ पॉइंटों के जरिए। फर्स्ट, जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, सबके डिफरेंट थे। पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट। रूलर्स डिवाइडेड थे, ये मैंने पहले ही बताया था। बट कल्चर लोगों को क्या कर दिया, इमोशनली, मतलब वहां के पीपल्स को इमोशनली जोड़ता था, इमोशनली कनेक्ट करता था। एक लैंग्वेज, एक सॉन्ग, एक म्यूजिक सुनना उनको एक इमोशनली कनेक्ट करता था। एक कॉमन आइडेंटिटी को फॉलो करते थे वो, जिससे वो इमोशनली कल्चर, एक यूनिटी पहले आई उनके अंदर। और मान के चलो पहले कल्चरल आई, ठीक है, ये यूनिटी आई, और इसी कल्चरल यूनिटी ने आगे चल के पॉलिटिकल यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाया। तो माने कल्चर ने पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाया, पॉलिटिकल ने कल्चर को नहीं। तो इसलिए कल्चरल यूनिटी मोर इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल यूनिटी से। समझ में आया? पहले कौन आई थी? कल्चरल यूनिटी आई थी लोगों के अंदर। तो ये ऐसे रहेगा पूरा टॉपिक आज हमने समझा, ये लॉन्ग आंसर में आता है, तो ध्यान से इसको आज पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। और हाँ, नोट्स नहीं बनाने हैं तो नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाओ वहां जाके ज्वाइन करो। वहां से नहीं मिलना तो ये अपना लिंक रहा टेलीग्राम का, ये अपना आईडी रही, जाओ वहां पर मैंने नोट्स डाल दिए, जाके वहां से डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू करो, एग्जाम आ रहा है। ठीक है, टाइम पास बाद में कर लेना, पढ़ लो। ये हो गया पार्ट 3। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, 1830 से 1848 तक। तो जुड़े रहिए और पार्ट 4 का इंतजार करिए। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।